हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कृषि और पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम कृषि की बात करेंगे, फिर हम करेंगे पशुपालन की बात। भारत में अगर कृषि की अगर हम बात करें तो भारत की, देखिए, हमने पुराने आंकड़ों में पढ़ा था कि हमारी प्राथमिक क्रिया से रिलेटेड है कृषि। हमारी जो क्रियाएं हैं वो 4 हैं, 4 क्या बल्कि 5 हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक। तो जो कृषि कार्य है वो प्राथमिक क्रिया में मानव व्यवसाय के रूप में प्राथमिक क्रिया में हमारा जो आता है वो क्या आता है, कृषि और पशुपालन दोनों कौन सी क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रिया, ठीक है। इस प्राथमिक क्रिया में भी हमारे जो भारत की बात करें, भारत की लगभग पहले कहते थे 70 से 75% जनसंख्या इन कार्यों में लगी हुई है। लेकिन वर्तमान में मैं बात करूं 2011 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सिर्फ 55% जनसंख्या इन कार्यों में लगी हुई है। और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कारण क्योंकि हमारी यहाँ की जो कृषि है वो ज़्यादातर वर्षा पे निर्भर करती है, जो कि विशेष रूप से हमारे कब मानसून जब आता है तब आती है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ अगर मानसून अच्छा होता है कि कृषि भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, और मानसून हमारे यहाँ कमज़ोर आता है तो हमारे यहाँ कृषि का उत्पादन भी क्या हो जाता है, डल हो जाता है। और उसकी वजह से जो कृषिगत चीज़ें हैं या उससे रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं उनकी कीमतें क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि आम व्यक्ति की पहुँच से भी दूर होती जाती हैं। भारतीय कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि को 3 उस भागों में बांटा गया। अगर 3 प्रकार की होती है मौसम के अनुसार, इसलिए इसको मौसमी फसलें भी कहते हैं। मौसमी कृषि क्षेत्र या फसलें क्षेत्र। तो मौसमी आधार पे हम भारत की जो फसलें हैं या कृषि है 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है हमारी खरीफ की फसल, खरीफ की, रबी की, और तीसरी हमारी होती है जायद की। हमारे ये सभी हम, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हम सब अपने कहीं ना कहीं गाँव से जुड़े हुए हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये बेसिक चीज़ें हम सबको पता है। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को नहीं जानते, हमारे लिए कोई नया शब्द है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि भारत में मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इनका भी एक समय विशेष होता है कि ये समय विशेष पे बोई जाती हैं। अगर हम बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ, रबी, देखिए मैंने कहा क्योंकि हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सी बोई जाती है कब। तो ये जो खरीफ की फसल है ये जून से जुलाई में क्या करते हैं, इसकी बुवाई की जाती है, ठीक है, बोई जा रही है। तो ये तो इसका हो गया बोने का टाइम। अब कटेगी कब, इन दिनों जो महीने चल रहे हैं इस समय ये इसका क्या है, कटाई का दौर है। जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में क्या काट ली जाती है, सितंबर से अक्टूबर के मंथ में ये क्या कर ली जाती है, कटाई की जाती है, ठीक है। पहली फसल हमारे पास जून जुलाई में आ गई। तो एक तरीके से आप इसका टाइम पीरियड देखें तो मानसून आने का टाइम पीरियड है, और मानसून आ रहा है। और मानसून कौन सा है इस समय, इसका मतलब ये ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में कौन सा मानसून सक्रिय होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें रिलेट करके समझनी होगी। गर्मी है, गर्मियों में ग्रीष्मकालीन मानसून या जिसको दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है, इस समय बारिश बहुत अच्छी होती है, और बारिश होने के कारण इस समय जो फसल की जाती है वो कौन सी फसल है, हमारी खरीफ की फसल। तो इसका दक्षिण पश्चिमी मानसून का मतलब कहाँ से पानी आ रहा है, हमारे हिंद महासागर की तरफ हाई प्रेशर है, और भारत में जो राजस्थान वाला पार्ट है अपना, उसके आस पार क्या है, लो प्रेशर है। तो इसलिए हिंद महासागर की ओर से हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए कहाँ आ जाती हैं, हमारी भारत में आती हैं। तो आते समय क्योंकि जलीय क्षेत्र के ऊपर से होके आएंगी तो वो क्या लेके आएंगी, नमी। देखिए, हवा का, पवन का अपना कोई स्वभाव नहीं होता। हवा और पवन दोनों अलग चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ नहीं है कहीं आप पर्यायवाची समझ के उसको ये समझे कि नहीं ये तो मैडम एक ही बात करें, नहीं, पवन अलग चीज़ है, हवा अलग चीज़ है, और इन दोनों को मिला के हम वायु परिसंचरण कहते हैं।
पवन जो होती हैं वो क्षैतिज चलती हैं और वायु जो होती है लंबवत, ऐसे चलती हैं लंबवत। तो पवन तो ऐसे चल रही होगी और वायु ऐसे क्षैतिज, तो दोनों मिलके मानसून क्रिएट करती है, वायु परिसंचरण तैयार करती हैं। तो इनका खुद का कोई स्वभाव नहीं होता। जिस सतह से, अगर ये सतह, ये मान लीजिए सतह, अगर ये ठंडी है और इससे ये टकराई तो ये भी क्या हो जाएगी, ठंडी। अगर ये गर्म है, इससे टकराई तो ये इसका स्वभाव को अपने अंदर ले लेती है, तो गर्म हो जाएगी। तो अब ये समुद्र क्षेत्र मतलब पानी के ऊपर से आ रही है तो क्या लेके आएगी, नमी को लेके आएगी। जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी, ऊपर जाने पे 165 मीटर पे, 165 मीटर की हाइट पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। माइनस का मतलब क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हवाएं धरातल से ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगी, क्या होगा, जमाव आएगा, वो क्या होगा, पानी ठंडा होने लगेगा, सघनता आने लगी तो उनमें क्या शुरू हो जाएगी, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बादल का वो रूप ले लेंगे। फिर क्योंकि समुद्र खुला क्षेत्र है तो हवाएं क्या चलेंगी, तेज़ी से चलेंगी, और तेज़ी से चलने के कारण वो जो हिंद महासागर वाले क्षेत्र से वो आगे प्रवेश करेंगी भारत में। और भारत में ये मानसून वाले टॉपिक के मैंने देखिए आपको PDF सेंड किए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उसका वीडियो समझाऊँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका वीडियो आपको ज़रूर अवेलेबल कराऊँ। फिर भी मैं कुछ हिंट आपको दे रही हूँ कि जिस समय मैं आपको पढ़ाऊँ तो वो आपको पता होना चाहिए। ऊपर बादल बनेंगे और हवा के प्रेशर से वो कहाँ आ जाएंगे, भारत में। भारत में सबसे पहले जो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वो कहाँ आता है, हमारे भारत में अंडमान निकोबार में आता है। देखिए भारत में आने की बात कर रहे हैं हम, भारत की मुख्य भूमि की बात नहीं करी। अगर भारत की मुख्य भूमि की मैं बात करूँगी तो सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरल में आएगा, लेकिन संपूर्ण भारत की बात करूँ तो उसमें अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र भी आता है। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून अंडमान निकोबार में आता है, लेकिन भूमि की बात करूँ तो केरल में आता है। केरल में भी 1 जून से 5 जून हमने एक टाइम दिया हुआ है, जबकि जो हम बात कर रहे हैं किसकी, अंडमान निकोबार क्षेत्र की, तो जून से ही मई में ही आ जाता है, 15 मई के आसपास ही अंडमान निकोबार में आ जाता है। 1 से 5 जून के बीच में अपना केरल के त्रिवेंद्रम वाले क्षेत्र में तो वो आगे बढ़ता जाता है, वो बात अलग है। लेकिन इस समय जो हमें बारिश मिल रही है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से मिल रही है। ग्रीष्म काल का समय तो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं, तो खरीफ की फसल में हमारी जो फसलें होती हैं जो इनके लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, ऐसी फसलें जिनको अधिक आर्द्रता चाहिए, जैसे धान मतलब चावल के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, सोयाबीन है, अरहर है, तिल है, मूंग उड़द है, रागी है, मूंगफली है, तंबाकू है। अगर आप चाहें तो फॉर एग्जांपल मैं लिख ही देती हूँ, धान या चावल, धान की खेती देखिए डूबे पानी में होती है, तंबाकू, मूंगफली, रागी, उड़द, ठीक है, ये आदि, मतलब इससे रिलेटेड ऐसी फसलें जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती है वो किस में आती हैं, खरीफ की, क्योंकि अच्छा खासा पानी उपलब्ध होगा तो इस समय कौन सी फसल हो जाएंगी, हमारी खरीफ की फसल। दूसरी हम बात करते हैं रबी की फसल, तो मैं रबी की फसल को यहाँ आपको इंडिकेट कर देती हूँ, रबी की फसल। ये गर्मी में आई है, अब अक्टूबर से आ गए मंथ में, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगी, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, शीतकाल। और शीतकाल में भी मानसून आता है, ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ही मानसून आता है, भारत में भी मानसून आता है, वो हो जाता है अपना उत्तर पूर्वी मानसून। तो वर्षा होगी इस समय कौन सी, शीतकालीन वर्षा कहते हैं, जिसे शीतकालीन मावट जिसे कहते हैं वर्षा से। तो ऐसा नहीं है कि इस ऋतु में हमें वर्षा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, बिल्कुल। पश्चिमी विक्षोभ जो कि हमारी कहाँ से आता है, भूमध्य सागर की ओर से जो पश्चिमी विक्षोभ हवाएं आती हैं वो आके भारत में क्या करती हैं, हमारा उत्तर पूर्वी मानसून के लिए वर्षा उपलब्ध कराती हैं। तो इस समय हमें ये पानी उपलब्ध होता है। इस समय हमारी मुख्य जो खाद्य फसलें, जिनको देखिए बहुत ज़्यादा तापमान नहीं चाहिए, खुला आकाश चाहिए होता है, तापमान, पानी की कम आवश्यकता है, यानी कि बहुत जैसे इसमें बहुत पानी की आवश्यकता है, इसमें पानी भी मध्यम चाहिए और प्रकाश की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि पकते समय जब ये पकेगी तब तेज प्रकाश होना चाहिए। जब ये पक रही है प्रकाश की मात्रा कम हो रही है, देखिए सितंबर अक्टूबर में आप देखिए जो हमारा दिन है वो छोटा हो जाता है और प्रकाश की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको बोते समय तो हमें इतना नहीं चाहिए तापमान या पानी, लेकिन जिस समय ये पकेगी उस समय इसको खुला आकाश, तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब बोने का समय तो ये इसी के आसपास रहेगा, लेकिन काटने का समय हमारा मार्च के आसपास आ जाएगा। तो इसका समय सीमा की बात करें कि रबी की फसल किस समय से किस समय, तो अक्टूबर नवंबर में तो बोते हैं इसको। कब बोते, बोना अक्टूबर टू नवंबर, इसको क्या कहते हैं, बोते हैं। और काटते कब है,
अप्रैल से मई में। अब अप्रैल मई में आपको खुद को पता है कि हमारा जो सूर्य का अगर उत्तरायण होता है, उत्तर गोलार्ध में आता है, मतलब भारत में आ रहा है, 23.5 डिग्री की कर्क रेखा पे कब चमकता है? मार्च के समय, 21 जून के समय चमकता है। तो जून के आसपास इसका मतलब गर्मी अच्छी आ गई। तो इसका मतलब जो फसल है वो अच्छी तरह पकने के लिए तेज प्रकाश और स्वच्छ आकाश चाहिए। तो इसमें कौन सी अपनी मुख्य रूप से क्या आएंगे? अपने गेहूं की फसल, जो कि हमारा मुख्य खाद्य पदार्थ है। तो ये देखिए, आप देखिए होली के समय हम जब होलिका जलाते हैं तो इनको भूनते हैं, तो वो क्या बता रहा है कि गर्मी का आगाज़ हो गया है, वो उसी के बारे में हमें जानकारी देता है। तो उसमें ऐसी ही फसलें आएंगी। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें गेहूँ है, जौ है, मटर है, सरसों, सारी मिलती जुली। गेहूँ जो मोटे ना, गेहूँ, जौ, मटर, चना आदि, सरसों जो इम्पोर्टेंट, सरसों आदि, ये सारी फसलें क्या होंगी? हमारी रबी की फसल में होंगी। तो देखिए गर्मियों में तो कवर कर ली किसने? पानी वाली ने। सर्दियों में जिनको तेज तीव्र प्रकाश में पकने की आवश्यकता है, आर्द्रता ज़्यादा ना हो, वो कौन सी होगी? रबी। अब इन दोनों के बीच का भी तो टाइम बच गया, गर्मी और सर्दी के बीच में, तो तीसरी हो जाएंगी हमारी जायद की फसल। कौन सा महीना रह गया जायद के लिए? जायद में इन दोनों के मध्य का जो समय होता है, उस समय जायद की फसलें दोनों के मध्य में होता है। तो मध्य का समय जो हो गया मार्च और जून का, इन दोनों के बीच में जो समय रहा वो हो गया, इसका समय होगा मार्च से जून। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी आती है? जितनी जो हमारी पानी वाले, जैसे ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ये सारी इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, यही तो खाते हैं हम इन दिनों में। तो ये किस में आ जाती है? हमारी जायद की फसल में आती हैं, जो इन दोनों के बीच का काल होता है, जिसमें हम इसे उपयोग लेते हैं, जून तक काट लेते हैं। तो ये हमारी पर्टिकुलर क्या हो गई? मुख्य रूप से भारतीय कृषि को 3 हैं, खरीफ, रबी और जायद, जिनका समय, उसमें कौन कौन सी फसल होती है, किसके माध्यम से जल की प्राप्ति होती है, वो सब हमने इसमें मेंशन कर लिया। अब हम बात करते हैं कृषि की प्रक्रिया की। हम भारतीय कृषि की जब प्रक्रिया की बात करते हैं तो भारतीय कृषि में जो है कुछ हमारे कृषि तंत्र हैं। तंत्र या प्रक्रम कहते हैं। कृषि को हम एक प्रक्रम के रूप में समझें। कृषि क्या है? एक प्रक्रम है। प्रक्रम मतलब कार्य करने की प्रणाली, प्रक्रिया के तहत एक क्रम से दूसरे क्रम, दूसरे से तीसरे, ऐसे क्रम के माध्यम से हम कृषि प्रणाली को समझेंगे। तो हमारी भारत की जो कृषि है वो क्या है? प्रक्रम है। और प्रक्रम के रूप में देखेंगे तो इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रम में भी 3 होती हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 3 शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, निवेश, प्रक्रिया और निर्गत। इसको प्रक्रम या इसको आप समझिए प्रक्रिया भी। प्रक्रम तो मैंने ऊपर लिख दिया, प्रक्रिया। निवेश का मतलब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ लगाओगे। जैसे आपको मान लीजिए कोई बिजनेस ही खड़ा करना है, तो सबसे पहले उसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे ना, क्या करना है बिजनेस, कितना पैसा लगाना है, किस जगह लगाना है, कितना हमें मजदूर वर्ग चाहिएगा या कितनी मशीनरी चाहिए होगी, तो उस सब की आपको प्लानिंग करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्य क्या होता है हमारा दिमाग में होता है, हमें प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है। और योजना बनाने के लिए तभी हिम्मत करेंगे जब हमारे पास बैक से सपोर्ट हो, पैसा भी तो होना चाहिए। कि सिर्फ योजना कभी भी काम नहीं करती जब तक हमारे पास उसको कार्य करने के लिए मुद्रा ना हो। तो निवेश का मतलब हो गया हम उसमें क्या क्या चीज़ निवेशित कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको, तभी तो वो कार्य आगे चलेगा। तो निवेश में मुख्य रूप से जो पहला चरण है, जैसे मशीन है, बीज है, श्रमिक है, तो इसमें निवेश ही तो कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था भाई पैसा भी चाहिए, तो क्या चाहिए? श्रमिक। फिर क्या चाहिए? बीज। खेती कर रहे हैं तो बीज चाहिए, मशीन चाहिएगी, और इसके साथ साथ भौतिक प्रक्रिया। अब भौतिक प्रक्रिया, भौतिक शब्द का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जो प्रकृति खुद करती है। जैसे अपना है तापमान उचित है, वर्षा, हम ऐसे तो ना कि बंजर क्षेत्र में जाके कृषि कर लेंगे, वर्षा है, वायु है आदि। तो पहले चरण का काम तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज
में हमें पहले निवेश करना पड़ेगा, तभी उसके क्या मिलेंगे, हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहले तो निवेश करिए, तब किसी भी, देखिए वैसी सीधी सी बात है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे अच्छा आ जाएगा। तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वीडियोस देखिए या PDF पढ़िए, जो भी आपको इजी लगता है वो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बात की जाए तो इसमें दूसरी प्रक्रिया होती है हमारी प्रक्रिया, जो प्रक्रम का दूसरा चरण है प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, अब काम कैसे करना है। प्रक्रिया का मतलब काम करना, काम शुरू करना है। श्रमिक आ गया तो क्या करेगा, जुताई करेगा, पहले खेत को क्या करेगा, जोतेगा, जोतने के बाद क्या करते हैं हम, बुवाई करते हैं, बीजों को बोते हैं, बुवाई कर दी तो अब क्या करोगे, सिंचाई करोगे। क्या हम एक क्रम से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, बिना जोते सीधे बीज डल जाएं क्या संभव है, ऐसे कोई खेती हो सकती है। पहले हम जुताई करते हैं, जिससे जो उर्वरक क्षमता है मिट्टी की, उसे जो ऑक्सीजन, जो ठोस ज़मीन हो जाती है, और ठोस ज़मीन होने के कारण कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पाती, तो भूमि में उपजाऊ तत्व डेवलप नहीं हो पाते। तो हम उसकी जुताई के माध्यम से मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसको क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, जिससे खनिज तत्व ऊपर से नीचे पर्टिकुलर रोटेशन में आ सकें। तो जुताई करेंगे, उसी के बाद हम बीज डालते हैं, बुवाई करते हैं, और बुवाई जब हो जाती है तब हम उसमें छिड़काव पानी डालते हैं, जिससे कि जो बीज जो डाले हैं वो जम जाएँ और वो आगे के लिए क्या हो जाए। फिर क्या करते हैं, बीच बीच में इनमें बुवाई के बाद सिंचाई भी होती है, बीच बीच में कटीली झाड़ियाँ उग जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, निराई करते हैं कि नहीं करते, निराई गुड़ाई जो बीच बीच में, क्योंकि क्या होगा, जो मुख्य फसल है उसके आसपास जो जंगली खरपतवार उगाती है वो क्या करती है, उसके पोषक तत्वों को खींच लेती है, पानी को वो ले जाती है, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, किसानों को आपने देखा हो खुरपी लेके जगह जगह लगे रहते हैं, क्यों, वो उस जंगली जितनी भी ऐसी अतिरिक्त कृषिगत उपज नहीं है उनको हटा देते, ताकि वो अपनी मुख्य फसल की कोई भी जो पोषक तत्व है उनको ना ले जाए। और फिर क्या करते हैं हम उसकी कटाई। हम इन्हीं चरणों में काम करते हैं ना खेतों में। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है। हमने पहले पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद काम शुरू किया, अब क्या होंगे, हमें उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो निर्गत का मतलब क्या होगा, एक तरीके से हमें उसका क्या प्रक्रिया, निर्गत में तो दोनों में से जो भी हमें मिलेगा, चाहे हमने कुछ भी किया हो, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे इन दोनों में हमने जो भी बोया हो, फसल बोई हो, गेहूँ बोया हो, तो उसके बेचने की प्रणाली। तो निर्गत में उत्पादित वस्तु या कृषि, ठीक है, ये आ जाएगी। अगर आप औद्योगिक स्तर पे सोच रहे हो, इन्हीं से रिलेटेड उद्योग कर लो, तो कई जानवर पशुपालन, डेयरी व्यवसाय भी हम डेवलप कर सकते हैं, तो डेयरी व्यवसाय भी इसमें आ सकते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, ऐसे व्यवसाय जो कि कृषि पे आधारित हैं, वो सब कहाँ आ जाएंगे, निर्गत में। फिर हम उन चीज़ों को प्रोडक्शन करके बेचेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उनको बेचेंगे, तो हमें उसके क्या मिलेगी, मनी मिलेगी। तो कृषि करने के लिए हमें इन 3 चरणों पे ध्यान देना ही पड़ेगा, निवेश पे, प्रक्रिया पे और निर्गत पे। निर्गत मतलब उसके रिजल्ट्स आने के लिए हमें चीज़, प्रोडक्ट अच्छा बनाने के बेचना पड़ेगा, तभी तो हमें मनी मिलेगी। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या उसकी, देखिए कृषिगत चीज़ की हमेशा डिमांड होती है, लेकिन उससे हम कोई साधन बना रहे हैं क्या उसकी उस क्षेत्र में डिमांड है। अब आप गाँव के क्षेत्र में पिज़्ज़ा सोचें कि बहुत बिकेगा, तो संभव नहीं है ना, गाँव के लोग तो देसी हैं, वही चीज़ खाएंगे। तो वो कहाँ, अर्बन जो मल्टीनेशनल सिटी हैं, जहाँ पे कंपनीज़ हैं, जहाँ पे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वहाँ बिकेगा। अपने क्षेत्र में जैसे ब्रेड बिक जाएगी, रोटियाँ, अब ढाबे भी नहीं चलते हैं क्योंकि वहाँ सब लोग अपना बनाते हैं। तो क्षेत्र देख के भी हमें कई कार्य करने होते हैं। तो ये हो गई कृषि की प्रक्रम प्रणाली। अब हम अगली प्रक्रिया की बात करें कि भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन सी कृषि विधियाँ, ठीक है। इसमें अगला जो टॉपिक हम इसमें मेंशन करेंगे वो आ जाएगा हमारी प्रमुख कृषि विधियाँ। प्रमुख कृषि विधियाँ, ठीक है। अभी हमने कृषि कितनी होती हैं, भारतीय कृषि को क्या कहते हैं, किस प्रक्रिया से कृषि के 3 मैंने चरण बताए थे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड। पहले में क्या था अपना
निवेश करना था, फिर प्रक्रिया करनी थी, फिर निर्गत मिले थे हमें। तो ये चरण आपको मेंशन, अगर आप अच्छी तरह प्रेजेंटेशन चाहते हो, कॉपी में अच्छे नंबर मिले, तो हर छोटी छोटी चीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उसी तरीके से आपको समझा रही हूँ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है और फिर सेकंड पे आपको क्या लिखना है। अब ये सब प्रक्रिया हम करेंगे तो उसके लिए विधियाँ भी होंगी। किन किन विधियों से हम कृषि करेंगे, तो हम क्योंकि भारतीय कृषि पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी हो जाएंगी। एक तो हमारी होती है, जो विधियों की बात करें, मेजर फार्मिंग मेथड्स जो हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी आती है जीविकोपार्जन, या जिसको हम कहते हैं निर्वहन कृषि। ठीक है, मैं अभी नाम लिख रही हूँ, फिर इसका आपको समझाऊंगी। स्थानांतरणशील कृषि के नाम आपने सुने होंगे, ऐसा नहीं कि आप पहली बार इन नामों को सुन रहे हैं, क्योंकि आप थर्ड ईयर में तो सब चीज़ हमारे लिए रिपीट ही हो रही हैं, हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आते हैं। विस्तृत कृषि, वाणिज्य कृषि, मैंने कहा ना नाम सब वही हैं, सब रिपीट होंगे। वाणिज्य कृषि, फिर अपनी आती है बागाती कृषि, या जिसे रोपण कृषि भी कहते हैं, बागाती या रोपण कृषि। टोटल कितनी हो गई हमारी इसमें। नेक्स्ट अपनी जो नई में जोड़ेंगे हम, वो नई जो हमने अभी लेटेस्ट जोड़ी हैं वो है हमारी जैविक कृषि। तो 1 2 3 4 5 6 मुख्य रूप से भारत में ये 6 प्रकार की कृषि की जाती हैं। अब इनके मतलब क्या है, मतलब पता होगा तो हमें पता होगा कि इसमें हमें विशेष रूप से क्या क्या, कितना पैसा लगाना है, कितने मजदूर काम करेंगे, क्या उत्पादन अच्छा हो सकता है, ये सारी इनके जो शब्द हैं यही उसका आंसर देते हैं।